नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यह खबर देश को 130 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई खबर है। ओमिक्रॉन का अलर्ट पूरे देश में है। एक एक करके 17 राज्यों में ओमिक्रॉन ने अपना पांव पसार लिया है। कोरोना की तीसरी लहर का भी डर है और यह कहा भी जा रहा है कि हो सकता है फरवरी तक तीसरी लहर आए। डेल्टा से ज्यादा यह घातक माने जाने वाला है ओमिक्रॉन, और ये तेजी से संक्रमण यानी 3 गुना तेजी की रफ्तार से ये संक्रमण फैलाता है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपात बैठक बुलाई है। इसके अलावा राज्य सरकारों में भी उनको अलर्ट रखने को कहा गया है। वॉर रूम तैयारी शुरू कर दी है। और तस्वीरें आप देखिए, करीब अभी तो 17 राज्यों में फैलने की खबर आ रही है। देश में हर घंटे जो बीमारी है वो बढ़ रही है। महामारी पर चेतावनी जारी की गई है। कई जगहों पर जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर यही हाल रहे तो फरवरी में तीसरी लहर आने की संभावना है। और इसके लिए जरूरी क्या है? 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ओमिक्रॉन का आक्रमण तेज हो गया। शहर शहर केस का सिलसिला बढ़ गया। पीएम मोदी ने बुलाई आपात बैठक। फिर सुनाई दी लॉकडाउन की दस्तक। देश भर में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 15 से ज्यादा राज्यों में ये दस्तक दे चुका है। पूरे देश में अब तक 225 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में दहशत के इस दानव के जद में सबसे ज्यादा लोग हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से मौत का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। अब हर दिन करीब 300 लोग कोरोना के चलते बेमौत मारे जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में ओमिक्रॉन से जंग की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री समीक्षा करेंगे। ये वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना। तो जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, जिन्होंने नहीं लगाई है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, उनको आगे आके अपना पूरा वैक्सीन लगानी चाहिए। और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें ये देखना चाहिए कि हम मास्क रेगुलरली लगाएं, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं और ऐसे इवेंट्स ना होने दें जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं। इधर ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए सख्त और जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही स्थानीय और जिला स्तर पर त्वरित कदम उठाने को कहा है। डेल्टा से 3 गुना ज्यादा घातक है ओमिक्रॉन। राज्यों को वॉर रूम बनाने की सलाह। राज्यों में टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने का निर्देश। जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह। शादियों में लोगों की संख्या तय करने का निर्देश। जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने की सलाह। डोर टू डोर केस सर्चिंग पर जोर दिया जाए। अभी जो सिचुएशन है उसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड जो है वो माइल्ड सिम्टम ही लेके आता है। वी आर वाचिंग एनी चेंज इन द पैटर्न ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द इमर्जिंग केसेस वेरी केयरफुली। दूसरी लहर के दौरान सरकार पर लगातार हमलावर रहे राहुल गांधी ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर सरकार को घेरा है। राहुल ने अब कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया, देश की बड़ी आबादी का अब तक टीकाकरण नहीं हुआ है। सरकार को बताना चाहिए कि लोगों को बूस्टर खुराक कब दी जाएगी। We have said, and as the Honorable Health Minister Sahab has said in the Parliament, the need and the timing and the nature of boosting, if any, will be based on scientific decisions, scientific thinking, and that is what the government is engaged with. कोरोना पर देश में जारी सियासत के बीच WHO ने दुनिया को आगाह किया। WHO ने कहा कि लोग भीड़ भाड़ में जाने से बचे, सेलिब्रेशन से बचे, क्योंकि जिंदगी कैंसिल होने से अच्छा सेलिब्रेशन कैंसिल करें।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और टोटल मामले 254 हो गए और दिल्ली और महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा भयावह है। और इसी को देखते हुए बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओमिक्रॉन पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें वो समीक्षा करेंगे ओमिक्रॉन से जुड़े मामलों की और उसको लेकर जो हमारी तैयारियां हैं उसको लेकर। इसमें स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी और डॉक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे और देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के हालात को लेकर समीक्षा करेंगे। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट किया है, एक पत्र भी लिखा है जिसमें सभी हालात से निपटने का निर्देश दिया है। तो इसको लेकर लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चिंतित है। आज उन्होंने आपात बैठक बुलाई है और हमारे साथ हमारे संवाददाता नमित बने हुए हैं आरएलएमएल अस्पताल के बाहर से। नमित, सबसे ज्यादा तो मामले हैं वो महाराष्ट्र और दिल्ली में है, तो ऐसे में चिंता की बात है। आप दिल्ली में है जिस अस्पताल के बाहर, वहां की जो रिपोर्ट हमारे पास आई थी उसमें एक मामला ऐसा है कि 3 मरीज तो ऐसे जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई साउथ अफ्रीका से लोग आए थे, ब्रिटेन से लोग आए थे, विदेश से लोग आए थे, उनमें ये लक्षण थे। लेकिन 3 मरीज जहां जिस अस्पताल के बाहर आप हैं वहां पर ऐसे जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, यानी काफी खतरनाक है और तेजी से संक्रमण फैलाने का ये मादा रखता है ये वायरस। देखिए, पहले तो अंजलि मैं थोड़ा सा आपको दुरुस्त कर दूं क्योंकि मैं फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल के बाहर हूं और अच्छा। ये भी एक जो ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर है ये बनाया गया। जहां तक आपने जिक्र किया, आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यही सरकार के लिए सबसे बड़ी संकट की वजह बन रही है कि जिन लोगों के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक निकल कर नहीं सामने आई है, तो आखिर कैसे पता लगाया जाएगा कि वो व्यक्ति, वो शख्स आखिर आया कहां से है और किस किस को उसने संक्रमित किया है। फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल के अगर बाहर मौजूद है, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो एक ओमिक्रॉन वेरिएंट जो टेस्टिंग होती है अंजनी, उसकी जो लैब है वो भी एलएनजेपी अस्पताल के अंदर बनाई गई है। और जो दूसरी लैब है वो आईएलबीएस हॉस्पिटल, यानी कि दिल्ली के अंदर 2 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की जो लैब है वो बनाई गई है, जिसमें से एक अस्पताल एलएनजेपी है। फिलहाल यहाँ पर भी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेशेंट हैं उनको एडमिट किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो केसेस है पूरी देश के अंदर वो फिलहाल दिल्ली के अंदर दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर तो लगातार जो एहतियातन कदम है वो दिल्ली सरकार उठा रही है, लेकिन सेंट्रल स्तर पर कदम कैसे उठाने जाने चाहिए, इसको लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने शाम 6:30 बजे जो है एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। उसमें खुद नीति आयोग के जो सदस्य हैं वीके पॉल वो उसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम आला अधिकारी हैं अंजनी, वो उसमें मौजूद रहेंगे और इस पूरी बैठक के अंदर किस तरीके से ओमिक्रॉन के खतरे को रोका जाए इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ अभी तक देश के अंदर कितने लोगों को डबल डोज लग चुकी है उस पर चर्चा होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कई केसेस ऐसे भी निकल कर आए हैं जिनको कोरोना की दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, उसके बावजूद उनको ओमिक्रॉन हुआ है। तो ऐसे में सरकार चिंतित है कि आखिर वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको कैसे रफ्तार उसकी कैसे बढ़ाई जाए, साथ ही साथ न्यू ईयर पर भीड़ ना बढ़े, इसको लेकर जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को जो है कड़े निर्देश जारी कर सकती है। हालांकि राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी 11 बजे अरविंद केजरीवाल की एक समीक्षा बैठक है, उसमें दिल्ली के अंदर क्या कुछ आदेश दिए जाएंगे इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। लेकिन खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बैठक बुलाई है इसमें राज्यों के अंदर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है अंजनी के जिन 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर नेता जो है बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या केंद्र सरकार कोई कड़ा एक्शन लेगी? क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि इस रैली में इतने लोग मौजूद रहेंगे, या फिर जो रैली होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा सकेगी? तो ये कई सवाल हैं जिनका जो जवाब है वो पीएम की इस हाई लेवल मीटिंग के बाद मिलेगा। ठीक है, शुभम के पास चलते हैं और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ डॉक्टर के पांडे जुड़ रही हैं, वो हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रंजन कुमार जुड़े एपी हॉस्पिटल से हैं, ये एसोसिएट कंसल्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आएंगे, लेकिन पहले शुभम के पास चलते हैं। शुभम, महाराष्ट्र में भी हालात जो है भयावह होते जा रहे हैं। हमने कोरोना का वो दौर देखा था जब महाराष्ट्र में तबाही मचा दी थी कोरोना ने, लेकिन अब ओमिक्रॉन का जो मामला है उसमें भी महाराष्ट्र में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए, अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में एक भी मरीज नहीं पाया, लेकिन कोरोना वायरस के 1201 मामले जो है वो महाराष्ट्र में सामने आया है, जिसमें सबसे ज्यादा 480 जो मामले हैं वो अकेले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आया। तो अब तक ओमिक्रॉन का खतरा डरा था, लेकिन अब महाराष्ट्र में जो है कोरोना वायरस में तेजी से रफ्तार पकड़कर जो है अपने पैर पसार रहा है। अगर मरीजों की बात करें तो कल पूरे महाराष्ट्र में 8 लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस से, जबकि मुंबई में जो है किसी शख्स की मौत नहीं हुई है। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सबसे ज्यादा खतरा बन रहा था, क्योंकि जो तमाम विदेशों से फ्लाइट्स आती है वो सबसे ज्यादा मुंबई में उतरती है, तो सबसे ज्यादा यात्री हैं वो मुंबई से शहर से बाहर निकल कर जाते हैं। इस वजह से ओमिक्रॉन के साथ साथ अब कोरोना वायरस का भी खतरा जो है महाराष्ट्र में मंडराते हुए नजर आ रहा है। अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो कल महाराष्ट्र की जो शिक्षा मंत्री है वर्षा गायकवाड़, उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि अगर 1 और 2-3 दिन में मरीजों की संख्या अगर नहीं रुकी, अगर उस पर इजाफा लगातार होता रहा तो स्कूल जो चालू है उन्हें बंद किया जा सकता है। इसी के साथ और कड़ी पाबंदियां जो है वो भी लगाई जा सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो धारा 144 पहले से ही लगा दी गई है क्रिसमस और 31 न्यू ईयर के पहले से। लेकिन स्कूलों को बंद करना है और भी कुछ प्रावधान जो है आगामी कुछ दिनों में जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश भर में और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है, शोभा आपके पास आएंगे, नमित आपके पास भी आएंगे, और जो मैं डॉक्टर उनका रुख करते हैं। डॉक्टर रंजन कुमार, अभी तक तमाम इस तरह से जो मामले सामने आ रहे भाई कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, 3 गुना ज़्यादा तेजी से ये संक्रमण फैलाता है, तो ऐसे में इसके लक्षण क्या है? और कई बातें इसमें की जा रही है कि डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है। कुछ डॉक्टर्स एक जैसे कि हमने अभी हरदीप गुलेरिया साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि भाई ये संक्रामक तो है लेकिन गंभीर बीमारी के लक्षण इसमें नहीं है। तो कितना खतरनाक है और कितना सतर्क रहने की जरूरत है, सर आप जरा समझाएं डॉक्टर रंजन कुमार। जी, डॉक्टर गुलेरिया ने सही बताया कि ये जो संक्रमण, ये वायरस जो है ओमिक्रॉन संक्रमण बहुत तेजी से फैलाता है, पर अभी तक जो केसेस जितने हमारे सामने आए हैं उसमें ये उतना डेंजरस नहीं साबित हो रहा है। अच्छा, तो माइल्ड सिम्टम्स ही हो रहे हैं उनको और अच्छे से लोग रिकवर कर जा रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों को भी हो रहा है जिनको वैक्सीन, जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगवा ली है और एडल्ट्स में मिडिल एज, एल्डर्स को दोनों को एक साथ वो प्रभावित कर रहा है। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो है कि इसमें जैसे नॉर्मल जो डेल्टा वेरिएंट था कि जिसमें स्मेल टेस्ट की कमी हो जाती थी, वो नहीं हो रहा है। अच्छा। इसमें आपको सूखी खांसी के साथ साथ कमजोरी हो रही है, लोअर बैक पे पेन हो रहा है, ये लग रहा है और बुखार आ रहा है। तो अगर ये 2-3 दिन से ये सबसे ज्यादा लक्षण हो, या किसी की ऐसे जो जिन कंट्रियों में ज्यादा ससेप्टेबल रहा है, जैसे साउथ अफ्रीकन जो रिस्क कंट्रीज हैं, वहां से लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी कांटेक्ट में है, तो ये जरूर कराने चाहिए। आपको टेस्ट अपना कराना चाहिए कोविड का, और उसकी जेनोम सीक्वेंसिंग भी करानी चाहिए, ये देखने के लिए कि इसमें कोई ओमिक्रॉन के वेरिएंट तो नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से ये फैल रहा है। ठीक है, डॉक्टर के पांडे आपके पास आएंगे। अभी तक हमने देखा कि जो दूसरी लहर थी या आप तीसरी लहर की बात की जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, और हमने देखा कि जो टीका भी लगा, जो वैक्सीन भी आई वो 18+ की आई। तो बच्चों के लिए अभी तो जो वैक्सीन का ट्रायल ही चल रहा है, ऐसे में बच्चों के लिए कितना खतरनाक है और उसके लिए क्या सहूलियत बरतनी पड़ेगी? देखिए, हमारे यहाँ एक भी बच्चे को भी वैक्सीन नहीं लगी है। हाँ। 4 वैक्सीन पाइपलाइन में हैं, लेकिन अभी उनके ट्रायल चल रहे हैं। कब तक वैक्सीनेशन शुरू होगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन शुरू करने की। तो बच्चों में रिस्क तो है ही है, क्योंकि देखिए बच्चों के स्कूल खुल गए। हाँ। और ये वायरस ऑलरेडी आप देखिए इतने ज्यादा तेजी से फैलता है, तो ये दोनों खतरे हैं। तीसरी चीज, हम बच्चों से वो उम्मीद नहीं कर सकते कि उतना वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर पाएंगे, या मास्क वगैरह का, हैंड वॉशिंग का। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़े खतरे को एक तरह से निमंत्रण दे रही हैं। और मेरे ख्याल से सरकार को जल्दी से जल्दी अब स्कूल भी बंद करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल हालात आपातकालीन हो जाए तब आप कदम उठाएं। अब वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी देखिए, आप लोग भी दिखा रहे हैं कि पहले 1 से 50 केसेस जो ओमिक्रॉन के हुए हैं उसमें करीब 14 दिन लगे। हाँ। और उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन जाके बढ़ जा रहा है। तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इस वक्त सरकार को बिल्कुल स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए, और मेरी राय है, और जैसे दिल्ली सरकार ने भी उठाया है, लेकिन स्कूल भी बंद करना चाहिए। जल्दी से वेट नहीं करना चाहिए कि आखिरी समय तक आप वेट करें। हाँ। और आज जो मीटिंग हो रही है मोदी जी की, देखते हैं उसमें क्या फैसला लेते हैं लोग।
नहीं, आपने बहुत सही बात बोली सर, क्योंकि अभी आज ही जो हम ब्रेकिंग बता रहे हैं अपने दर्शकों को, हिमाचल में 22 बच्चे, स्कूल के बच्चे एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के नादिया से खबर आई है जहां पर नवोदय विद्यालय में 29 बच्चे एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनमें भी खतरा है, तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के लक्षण उनके अंदर नहीं है। देखिए, कोरोना मिले चाहे ओमिक्रॉन मिले, दोनों एक ही चीज हो गई। कोरोना मिल रहा है तो वो भी खतरनाक ही है, वो ज्यादा खतरनाक। डेल्टा की अभी तक इंडिया में 90% केसेज अभी डेल्टा के ही हैं। हाँ। बहुत कम केसेज जो है जो ओमिक्रॉन के आए हैं, लेकिन डेल्टा तो ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन अब जब ये बड़े केसेज बढ़ने शुरू गए हैं, ओमिक्रॉन आ गया है और दिल्ली में भी जैसे केसेज बढ़े हैं, महाराष्ट्र में बढ़े हैं, ऐसी जगहों पे जल्दी से जल्दी अब स्कूल बंद करना चाहिए। जब हम 1.5-2 साल स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन एजुकेशन दे के बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चों का जो भी नुकसान हुआ हो ही रहा है, हाँ। 1-2 महीने और सही, क्योंकि कुछ हफ्तों की बात है, फिर ये भी कंट्रोल होने लग जाएगा। ठीक है। डॉक्टर रंजन कुमार, जब कोरोना का पहला चरण आया था उस वक्त हमने देखा था कि टाइम से जो है लॉकडाउन लगा दिया गया था और ये माना जा रहा था कि इसका जो प्रसार उसको हम रोक देंगे तो ये मामले रुक जाएंगे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं। जब लोग अपने घरों की तरफ निकलने लगे उसके बाद से ये मामले तेजी से गांव तक फैल गए। इसके बाद दूसरी लहर में तो पूरे देश में तहलका मच गया था। अब ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि ब्रिटेन, अमेरिका, ये जो देश है जहां पर काफी ये हमसे हाईटेक है, लेकिन वहां पर जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। करीब 24 घंटे में 1 लाख ओमिक्रॉन के मामले सिर्फ ब्रिटेन में आ गए हैं। तो इस तरीके से जब वहां इतने मामले बढ़ रहे हैं, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसको रोकने के लिए अभी क्या कदम उठाए जाने चाहिए थे? देखिए, अभी ऐसे अपनी तरफ से सारी जो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल है सब अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और कोशिश यही रहेगी हम सबकी, हाँ। कि सेकेंड वेव की तरफ केसेस ना होएं, लोगों को उतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जैसे सेकेंड वेव में हमने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी किल्लत थी, बेड्स नहीं मिल पा रहे थे, लोगों को घर से हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं थे। तो सरकार को अभी जो गैर नेसेसरी चीजें हैं, स्कूल्स, कॉलेज फिलहाल तो बंद कर देने चाहिए और हमें इस वेरिएंट किस तरह आगे बढ़ता है उस पर नजर रखनी चाहिए। जितने लोग हैं उनको सरकार को चाहिए कि वो बताएं कि घर से जितने लोग काम कर सकते हैं उतने करें। अननेसेसरी शॉपिंग और अननेसेसरी ट्रैवल, जैसा कि इस महीने में मैक्सिमम लोग करते हैं, न्यू ईयर का टाइम होता है, वो बिल्कुल फिलहाल बैन कर देना चाहिए। और स्कूलों और सारी क्लासेस जितनी ऑनलाइन हो सके, ऑफिस के वर्क जितने ऑनलाइन हो सके, वो चीज करनी चाहिए। हमें इजराइल से सीख लेनी चाहिए कि जैसे इजराइल ने क्या किया है कि अपने कंट्रीज में बाहर से केवल उनके देश के लोग ही आ रहे हैं, प्लस उनमें जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वो कोविड की 4th डोज दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे में नमित, ऐसे में जो टीकाकरण है, जो टीका है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी मैं WHO की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें यह कहा गया है कि अगर जुलाई 2022 तक हर देश अपनी आबादी को अगर 70% अगर वैक्सीनेट कर दे तो हम इस महामारी से लड़ पाएंगे, उसको हरा पाएंगे। तो अभी अगर हम पूरे भारत की बात करें तो वैक्सीनेशन के मामले में हम कहां पे हैं और कितना तेजी से इस पे काम किया जा रहा है? नमित, देखिए अंजनी, अगर हम पूरे देश की बात करें तो केवल अकेला हिमाचल ऐसा राज्य है जहां पर फर्स्ट डोज जो है वो पूरी तरीके से लग चुकी है, पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें। हालांकि इसके अलावा जो दूसरे बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बिहार की बात करें, यहाँ पर भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसकी रफ्तार बढ़ाई तो गई है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये जिसको डबल डोज लगी हुई है उसको भी हो रहा है। तो ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि आखिर क्या सरकार जो बूस्टर डोज की अनुमति है वो देगी या नहीं, क्योंकि पिछले 4 महीनों की बात करें तो पिछले 4 महीनों में बूस्टर डोज पर अंजनी कोई काम नहीं हुआ है। बल्कि अगर हम बाकी दूसरे देशों की बात करें तो वहां पर बूस्टर डोज जो है कई जगह लगी भी है। तो ऐसे में खुद दिल्ली के सीएम ने भी केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए बूस्टर डोज की अनुमति दी जाए। दूसरा ये कि बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हुई है। तो ऐसे में अगर आने वाले समय में ओमिक्रॉन बढ़ता है और तीसरी लहर कोविड की देश के अंदर आती है तो बच्चों के लिए काफी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई है। दूसरा, मैं जिक्र कर रहा था कि जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं
वहां पर किस तरीके से क्राइटेरिया जो है वो बनाया जाएगा, क्योंकि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, यूपी के मुरादाबाद की बात करें तो वहां पर 20 से ज्यादा ऐसे लोग पिछले 3 दिन में आए हैं जो कि विदेश से आए हैं और उनका अभी तक कोई आता पता नहीं है। अंजनी, तो कुल मिलाकर सरकार के लिए, सरकार के सामने चुनौती ये है कि आखिर वो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कैसे ट्रेस किया जाए और जो लोग जिनके अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया जा रहा है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को कैसे खोजा जाए। ठीक है शुभम, हम वैक्सीनेशन की बात करें तो महाराष्ट्र में ये इसकी रफ्तार क्या है, क्योंकि WHO ने कहा है कि भाई दोनों डोज बहुत जल्द से जल्द सभी देश लगवा लें, तभी हम इस महामारी से लड़ पाएंगे, उसको हरा पाएंगे। तो कोरोना की अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या शुभम आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, आपके पास आएंगे डॉक्टर रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर रंजन, एक बात ये भी यहाँ पे जो WHO ने कहा है कि 22 जुलाई तक, अगर जुलाई में अगर हम लोग अपने आबादी के 70% लोगों को टीका लगा दें तो इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं। लेकिन जैसा कि नमित हमारे संवाददाता बता रहे थे, कुछ मामले ऐसे भी आए थे कि जिनको दोनों डोज लगा हुआ इसके बाद भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गए हैं। तो क्या जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनके ऊपर भी खतरा है तो कितना है? जी, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको भी हो सकता है। 60 से 70% लोगों में तो प्रोटेक्शन ये देता है, लेकिन बाकी जो 30% हैं जो दोनों वैक्सीन लगा चुके हैं उनमें भी ये हो सकता है, उनमें भी संक्रमण हो सकता है ओमिक्रॉन का। तो सब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, सारे एहतियात बरतने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहीं बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर निकले। मास्क बहुत बड़ी मदद करता है दूसरों का संक्रमण अपने अंदर आने से रोकने में। साथ में रेगुलर सैनिटाइज करते रहें, हाथ और जितने भी है ना सब सैनिटाइजर से साफ करते रहें, और कोशिश करें कि अननेसेसरी जो ट्रैवल है या कहीं अननेसेसरी काम है उनके लिए घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिस समय वो काफी पीक, बहुत तेजी से ये ओमिक्रॉन बढ़ सकता है। पिछले कुछ अच्छा, वैक्सीन कितनी जरूरी हो जाती है? हमने भी देखा सर कि पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसे तमाम जो है अब गाइडलाइंस राज्य सरकारों की तरफ से जारी की जा रही है, यानी वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी हो गया है। जी, जितने वैक्सीन लगेंगे, वैक्सीन अगर मैक्सिमम लोगों को लगे तो अगर किसी को होता भी तो संक्रमण का दूसरों से फैलने का खतरा कम रहेगा। जैसे पिछली बार हमने देखा दूसरी वेव में और पहली वेव में, अगर घर में एक आदमी को हो रहा है तो उसके आसपास पड़ोस में उसके सारी फैमिली को सब कोविड पॉजिटिव हो जा रहे थे। अगर मैक्सिमम लोग अगर वैक्सीनेटेड रहेंगे तो ये चीज बड़ी कम होगी, तो संक्रमण उतनी तेजी से नहीं फैलेगा, कंटेनमेंट जोन भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे, तो खतरा कम रहेगा। तो वैक्सीन, खासकर अब बच्चे हैं, बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो लास्ट वाली डेल्टा वेरिएंट थी वो बच्चों को उतना संक्रमित नहीं कर रही थी। तो अभी बच्चों को भी संक्रमण, कुछ केसेस आ रहे हैं जिसमें बच्चों का भी लंग्स काफी अफेक्टेड है। तो बच्चों को भी वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, और सरकार को अभी स्कूल वगैरह बंद करके उनको घर में रहने की हिदायत देनी चाहिए। ठीक है, लगता है डॉक्टर के बस से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नमित, ऐसे में वैक्सीन की बात तो हो रही है, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले हैं और उसमें ये माना जा रहा है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों को जो एक पत्र लिखा गया था उसमें कई जो है स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि अगर 10% पॉजिटिव मामले आ रहे हैं या जो ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी वो 40% से ज्यादा हो रही है तो जिले में पाबंदी का प्रावधान, यानी राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि आप जिले लेवल पर, प्रखंड लेवल पर पूरी तैयारियां करके रखें। देखिए, बिल्कुल अंजनी, इस लेटर के बाद जो है यही लेटर है जिसकी वजह से कई राज्यों के अंदर अब धीरे धीरे लॉकडाउन का जिक्र शुरू होना हो गया है। क्या लॉकडाउन के वजह से जो है क्या ओमिक्रॉन रुकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये भी है कि आखिर जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि कोरोना की जो सेकेंड वेव आई थी उस वक्त बंगाल के अंदर चुनाव था, ओमिक्रॉन की अब रफ्तार बढ़ी है, कोरोना की तीसरी लहर जो है वो दस्तक दे सकती है। उस वक्त भी देश के 5 राज्यों के अंदर चुनाव है,
तो सरकार के लिए चुनौती ये भी है। दूसरा ये कि दिल्ली के अंदर जो है कोरोना की रफ्तार कितनी ज्यादा बड़ी, आप इससे अंदाजा लगाइए। 12 दिसंबर को दिल्ली के अंदर 393 कोरोना के एक्टिव केसेस थे और आज अगर मौजूदा समय की बात करें तो 624 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो पिछले 10 दिनों में ये जो आंकड़ा है वो 60% बढ़ गया। तो कोरोना का जो विस्फोट पूरे देश के अंदर हो रहा है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल नमित, और यही तो चिंता की बात है। कोरोना के भी मामले बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के भी मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें ये बात आ रही है सामने कि ये डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना तेजी से फैल रहा है। एक ब्रेक में रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये बात करेंगे कि आखिर क्या बच्चों के लिए जो वैक्सीन की बात हो रही है वो कितनी कारगर होगी। फाइजर ने एक पिल तैयार किया है, टैबलेट तैयार किया है कि आप उसको खाएंगे तो आप इससे बच पाएंगे। वो कितनी कारगर है इस पर भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ओमिक्रॉन ने करीब 100 देशों में अपना पांव पसार लिया है। भारत में भी तेजी से मामले इसके बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आपात बैठक बुलाई और हालात से निपटने पर उस पर चर्चा करेंगे। ओमिक्रॉन की वजह से सुपर पावर अमेरिका की अगर हम बात करें तो वो कराह रहा है। दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन का कहर है और अमेरिका में एक हफ्ते में ओमिक्रॉन के मामले 70% बढ़ गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल बिल गेट्स भी लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ओमिक्रॉन के खिलाफ जंग में हर मुमकिन कोशिश करने की बात कही है और लोगों से भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। ओमिक्रॉन का दंश, दुनिया में आतंक। ओमिक्रॉन से सहमा अमेरिका। ओमिक्रॉन के खिलाफ युद्ध स्तर की तैयारी। पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है और इस वक्त कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी तेज रफ्तार से पूरी दुनिया में फैल रहा है। WHO के मुताबिक दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है और अमेरिका में ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा वेरिएंट पहले से ही कहर बरपा रहा है। हालांकि अब अमेरिका में ज्यादातर नए मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही मिल रहे हैं। अमेरिकी सरकार ओमिक्रॉन के खिलाफ युद्ध स्तर की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक जो बाइडेन देश के 6 राज्यों के अस्पतालों में सैनिक उतारने का भी प्लान कर रहे हैं। इन अस्पतालों में 1000 सैनिक उतारे जाएंगे। खबरों के मुताबिक बाइडेन प्रशासन घर पर ही कोरोना परीक्षण करने के लिए 50 करोड़ किट खरीदकर मुफ्त में लोगों को बांटने वाली है। अमेरिकी सरकार ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में ओमिक्रॉन ने अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिया है। आंकड़ों की बात करें तो 11 दिसंबर को अमेरिका में ओमिक्रॉन के 3% मामले सामने आए थे, जो अब बढ़कर 73% तक हो गए हैं। मतलब एक हफ्ते के अंदर ही कोरोना तेजी से रफ्तार पकड़ने लगा है। अमेरिका में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं अमेरिका में ओमिक्रॉन से एक मरीज की मौत भी हो गई है। अमेरिका में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने चेतावनी दी। गेट्स ने संक्रमण को लेकर लगातार एक के बाद एक 7 ट्वीट किए। उन्होंने आशंका जताई कि हम जल्द ही महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर सकते हैं। बिल गेट्स ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। दूसरे संक्रमण की तुलना में ओमिक्रॉन बेहद तेजी से फैल रहा है। जल्द ही ये दुनिया के हर देश पे पहुंच जाएगा। इसके बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी भी नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में त्योहारों के दिन चल रहे हैं, लिहाजा बिल गेट्स ने लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह दी। क्रिसमस को लेकर भी बिल गेट्स ने लोगों के साथ साथ सरकार को भी सलाह दी है। साथ ही खुद का भी हवाला दिया। बिल गेट्स ने ट्वीट किया है, मेरे करीबी दोस्त तेजी से नए संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, इसीलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए।
नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए मैंने छुट्टियों पर बाहर घूमने जाने के अपने सभी प्लान कैंसिल कर दिए। मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं और भीड़ न लगाएं। क्रिसमस से पहले ब्रिटेन, यूरोप के साथ अमेरिका में भी कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट कहर ढा रहा है। दुनिया के 90 से ज्यादा देश ओमिक्रॉन का दंश झेल रहे हैं। लिहाजा ओमिक्रॉन से बचने का केवल एक ही उपाय रह गया है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, जिससे खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने देखा पूरी दुनिया में इसने तबाही मचा रखी है। ब्रिटेन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका जो कंट्रीज है वहां पर लोग परेशान हैं। और ऐसे में आप देखिए, अमेरिका में 1 लोगों की मरने की खबर आई, ब्रिटेन में अभी तक 12 लोगों की मरने की खबर आ गई है। अब ऐसे में भारत में तेजी से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। नमित और शुभम हमारे साथ, हमारे दोनों संवाददाता बने हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में तेजी से पांव पसार रहा है और दिल्ली में भी। नमित, सबसे पहले आपके पास आएंगे। तमाम जो गाइडलाइंस हैं उसको जारी की गई, क्योंकि दिल्ली में हम भी रहते हैं, हम देख रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का लोग कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी आई, लोग बेफिक्र हो गए हैं। बेफिक्री का अंजाम भुगतना पड़ेगा दिल्ली को। देखिए, बिल्कुल अंजनी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो कोविड की जो पहली वेव आई थी, उसके बाद लोगों ने लापरवाही बरती थी, जिसका जो खामियाजा था वो पूरे देश ने कोरोना की सेकंड वेव में देखा था। किस तरीके से जो मौतें हुई थी कोरोना की सेकंड वेव में और ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई थी। हालांकि उससे केंद्र सरकार या हो या फिर राज्य सरकार हो, उसने थोड़ा बहुत सबक लिया है। और यही वजह है कि दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, वहाँ 500 बेडेड का एक ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक पहले से ही अस्पताल जो है दिल्ली सरकार की तरफ से वो तैयार किया जा रहा है। जहाँ तक आपने लापरवाही का जिक्र किया, इस वक्त हम LNJP अस्पताल के बाहर हैं और यहाँ पर भी देखिए आपको कई लोग, ये देखिए सामने शख्स देखिए, इनके फेस पर मास्क नहीं है। कई आपको ऐसे लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए। दूसरी तरफ अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाइए। आखिर वहाँ पर देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहाँ पर कुछ खा पी रहे हैं, लेकिन देखिए सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर भी आपको नजर नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर लोग जो हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में न केवल पूरे देश बल्कि राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कोविड की सेकेंड वेव में जो हाहाकार मचा था, बिल्कुल उसको समझना होगा। लोगों को खुद आगे आकर अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बिल्कुल, शुभम आपके पास भी आएंगे। देखिए, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है और लगातार न्यूज इंडिया लोगों को जागरूक भी कर रहा है कि भैया अगर कोरोना ओमिक्रॉन से बचना है तो अपने घरों में रहें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना के दौर में भी रहा और ओमिक्रॉन में भी है। तो वहां पर आप किस तरीके, हम देख रहे हैं मायानगरी में आप देखिए करीना कपूर और अमृता अरोड़ा समेत तमाम लोग इकट्ठे, करीब 15-20 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए, पार्टी कर रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर किस तरह के हालात, क्या पाबंदियां कुछ है या लोग बेफिक्र वहां भी हैं? शुभम, चलिए शुभम के पास जाएंगे और कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में और मुंबई में किस तरीके की पाबंदियां हैं। और डॉक्टर के पांडे सर, ब्रेक से पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका ने फाइजर की एक टैबलेट है, पिल्स है, पैक्सलोविड ओरल टैबलेट की बात कही है कि भाई ये टैबलेट आ गई है, अब हम इसको टैबलेट के रूप में लेंगे और बड़ा इससे राहत मिलेगी। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि 12 साल से शुरू होकर ऊपर तक के लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या अब इस क्षेत्र में अब इस बीमारी से लड़ने के लिए अब एक कदम आगे हम बढ़ रहे हैं? बिल्कुल जी, ये जो टैबलेट आप जिक्र कर रहे हैं ये काफी सफल हुई है परीक्षणों में अभी तक जो भी हुआ है। अच्छा, मुझे भी पूरा विश्वास है कि ये सीरियस बीमारी को रोकने में जरूर कामयाब होगी। लेकिन मैं 1-2 चीजें और बताना चाहूंगा जो बीच में जैसे हम डिस्कनेक्ट हो गए थे थोड़ी देर के लिए। जी जी, कि देखिए जो पहली वेव आती है, हाँ, उसमें लॉकडाउन जो लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि लोग इस बीमारी से अवेयर हो जाएं, हाँ, और सरकार अपनी तैयारियां कर ले। वो मार्च में पिछले साल लगाया था सरकार ने, ताकि 1-1.5 महीने 2 महीने का, ताकि सरकार अवेयर हो गई और काफी तैयारियां कर ली। दूसरी वेव देखिए जो आई वो लोगों की गलती से आई और वेरिएंट चेंज हो गया, डेल्टा हो गया, उसकी वजह से आई। तीसरी वेव में भी, क्योंकि देखिए दूसरी तीसरी वेव में सरकार का कोई रोल नहीं हो सकता, उसमें हमारा आपका रोल होता है और वेरिएंट का रोल होता है। ये वेरिएंट डेल्टा से भी काफी तेजी से फैल रहा है, खतरनाक भी है। दूसरे लोग सावधानियां बिल्कुल नहीं बरत रहे हैं
और ये बहुत बड़े खतरे के अंदेशा है। एक और चीज है जो मैं किसी न्यूज चैनल पे नहीं देख रहा हूँ, 2-3 आपको रिसर्च की बातें बता रहा हूँ जो दर्शकों के लिए यूजफुल रहेगा। पहली चीज ये कि इसमें एक और चेंज आया ओमिक्रॉन में ही, इसको WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया, इसको बोलते हैं स्टील्थ वर्जन। इसमें खतरा ये आएगा कि जो एस प्रोटीन है वो डिलीट हो गई है, और स्टील्थ वर्जन की वजह से नुकसान ये होगा कि जैसे आप RT-PCR टेस्ट कराने जाएं तो वो RT-PCR टेस्ट भी निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव होते हुए भी। अच्छा, तो ऐसे लोग जो कि पॉजिटिव हैं हाँ, लेकिन निगेटिव उनका आएगा, क्योंकि RT-PCR टेस्ट भी इनइफेक्टिव हो जाएगा बहुत सारे केसेस में। हाँ, इसी तरह से वैक्सीन का है। अभी एक बहुत अच्छी स्टडी आई है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की जी, उसमें कई देशों में ये स्टडी पाई गई है, और उसमें खास बात यह है कि मतलब कई देशों के साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे, खाली लंदन के नहीं थे। तो उसमें यह पाया गया कि जो हमारी वैक्सीन है अभी तक की जी, चाहे वो फाइजर की हो, चाहे मॉडर्ना की हो, चाहे हमारी आपकी हो यहाँ वाली जी, सभी वैक्सीन सिर्फ 20% इफेक्टिव रह गई है। अच्छा, अब देखिए पहले हमारी वैक्सीन 78% थी, मॉडर्ना और फाइजर की 90% से ऊपर थी, वो 20% इफेक्टिव रह गई खाली 2 डोज लगाने के बाद भी। अच्छा, अगर हम बूस्टर डोज लगाते हैं तो ये सीधे 70% इम्यूनिटी चली जाती है। हाँ। तो बूस्टर डोज के लिए सरकार को खासतौर से जो फ्रंट लेवल के जो कार्यकर्ता है, जैसे आप हो गए, हम लोग हो गए, पुलिस वाले हो गए, और लोग जिनको की फील्ड में काम करना, जो घर नहीं बैठ सकते, हाँ, उनके लिए जरूर अलाउ करना चाहिए। एक और चीज जो IIT की स्टडी है कि अगर हम प्रिकॉशंस अभी नहीं लेते हाँ, तो फरवरी के 1 या 2 वीक तक 1 से 1.5 लाख केसेस पर डे हो जाएंगे। पिछली बार जो केसेस हुए थे सेकेंड वेव में करीब 4 लाख केसेस पर डे थे, अभी 1 से 1.5 लाख केसेस पर डे हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें मौतें नहीं हो रही हैं। हाँ। लंदन के अंदर 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, अमेरिका में भी मौत हो चुकी है, तो मौतें भी होंगी खासतौर से उन लोगों की जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको और प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी सबके लिए मैं यही राय दूंगा आपके दर्शकों को भी, सभी लोगों को, कि ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन बरतें। हाँ, इसको ये न ले कि ये हल्की बीमारी है या खाली फैलती है, सीरियस नहीं करती। कब सीरियस करेगी अभी साइंस को भी नहीं पता, हम लोग को भी नहीं पता, क्योंकि आगे क्या स्टेप्स आएंगे। तो सावधानी बरतना सबसे बड़ा जरूरी है, और सरकार को जल्दी जल्दी एनफोर्समेंट खाली शुरू करना चाहिए, बाकी तैयारियां हमारे पास पूरी है। अच्छा, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य विभाग हमारा तैयार है। शुभम, आपके पास आगे, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, नमित से हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। दिल्ली में लोग थोड़ा बेफिक्र हो गए, बाजारों में भीड़ है, मास्क बहुत कम लोग लगा रहे हैं, और ऐसे में हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा थे, अब ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज्यादा है। और हमने देखा माया नगरी में तो लोग बेफिक्र हो गए हैं। जो पार्टी दी जा रही थी उसमें आप देखिए करीब 8-10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें करीना कपूर खान, अमृता अरोड़ा, तमाम लोग थे। तो वैसे में इसको लेकर क्या पाबंदियां हैं, क्या वाकई लोग कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या अभी भी बेफिक्र है मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में? देखिए अंजनी जी, अगर बात करें मुंबई के जो मशहूर स्थान जैसे मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, इन स्थानों पर बीएमसी की तरफ से मार्शल तैनात किए गए हैं। जो मास्क नहीं पहनते उनसे 200 रुपया दंड वसूला जाता है। लेकिन कई ऐसे भी इलाके हैं जो स्लम इलाका हो, खासकर जो अल्पसंख्यकों जो लोग घनी बस्ती इलाके हैं, वहां पर लोग बिना मास्क के ही टहलते, वहां पर बीएमसी के जो मार्शल वहां पर भी तैनाती है, तो वहां पर लापरवाहियां हमें देखने को मिलती है। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर जो बीएमसी है वो मास्क तो तैनात किया, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो बिना मास्क के घूमते, जिन्होंने खासकर डबल वैक्सीन ले ली है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कोरोना नहीं होगा। तो इसी तरीके से मुंबई में जो है इस तरीके से माहौल बना है। अगर बात करें तो बीएमसी की और मुंबई पुलिस की और महाराष्ट्र सरकार की, तो इन तीनों ने मिलकर जो है धारा 144 इस वक्त मुंबई शहर में लगाया है। किसी भी पब और किसी भी रेस्टोरेंट में 50% से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। कुछ दिन में क्रिसमस पार्टी है, जाहिर सी बात है क्रिसमस पार्टी के दिन यहाँ पर मुंबई में रात भर लोग जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद 31st है। तो ऐसे में देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार कुछ दिन में और भी पाबंदियां जो है वो ला सकती है। कहीं ना कहीं इस जो जश्न है इस पर ब्रेक लगाया जा सके, क्योंकि इस वक्त रात में लोग बाहर निकलते हैं और भीड़ जो है इकट्ठा करते हैं, पार्टी मनाते हैं। चाहे मरीन ड्राइव की बात करें, गिरगांव चौपाटी की बात करें, जो ये मशहूर इलाका है जुहू चौपाटी, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती क्रिसमस की पार्टी के दिन और 31st के दिन। और पब की बात करें, रेस्टोरेंट की बात, हर वो रेस्टोरेंट पब वो जो फुल रहता है।
तो इसी वजह से धारा 144 लगा दी है, लेकिन फिर भी लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एक जगह से 5 से 10 लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पुलिस के आंख के नीचे जो है ये सारी चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इसमें थोड़ी सी और पाबंदियां बढ़ानी होगी, भारत सरकार को पाबंदियां। जी, ये बड़ी बात बोली शुभम आपने। देखिए, हमको आपको सतर्क रहना होगा। सरकार अपना काम कर रही है, हमको आपको अपना काम करना होगा। और एक बात दिमाग से हमको आपको सबको निकाल देनी चाहिए कि अगर हमने दोनों डोज लगवा लिए तो हम अमर हो गए। अमर नहीं हुए। जैसा कि नमित ने भी बताया कि दोनों डोज जो लोग लगवाए थे उनके अंदर भी ओमिक्रॉन पाया गया है। डॉक्टर रंजन, आप इसको क्लियर करिए। अभी भी देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं हमारे आपके बीच में भी जो लोग दोनों डोज लगवा लिया, बोलते भैया मैं तो अमर हो गया, मैं ठीक हूं। वो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही कर रही है। लापरवाही उनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, जरा आप बताएं। देखिए, अगर हमें दोनों डोज लगाने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना ही करना है हर हालत में, क्योंकि पहले भी जो पीक पे जो वैक्सीन लग रही थी उनकी एफिकेसी 70% के आसपास थी, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उनकी एफिकेसी काफी कम रह गई है। तो जो एक तो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स थे उनको करीब वैक्सीन लगाए हुए 1 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में वैक्सीन की एफिकेसी काफी कम हो जाती है। तो इन सारे लोगों को एक तो बूस्टर डोज देने की जरूरत है, जितने भी फ्रंट वर्कर्स हैं, ताकि उसकी एफिकेसी वैक्सीनेशन की बढ़े। और उसके बावजूद भी स्टिल 70-80% रहे तो 20% लोग फिर भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो उन सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना होगा, सारे एहतियात बरतने लगेंगे, नहीं तो खतरा रहेगा और ये किसी के लिए भी जानलेवा खतरा हो सकता है। हमने देखा कितने प्रोमिनेंट लोग कोविड में छोटी छोटी गलतियों के कारण जिनकी मतलब को संक्रमण को बचा नहीं पाए, तो ये किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता है। तो हम सबसे सारे पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, मास्क पहने, अननेसेसरी घरों से ना निकलें, भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं। स्पेशली वो लोग जो एल्डर एज हैं, जिनको कई तरह की मॉर्बिडिटी है, कैंसर के लोग हैं, शुगर किडनी के मरीज हैं, जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है, उन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा एहतियात बरतने की जरूरत है और घर में रह के ही अभी उनको कोविड से बचने की जरूरत है। ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैल रहा है, अगले 1 महीना में काफी इसके केसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। डॉक्टर के सर, हमने देखा था जब दूसरी लहर आई थी तो 1 या 2 दिन सांस लेने में दिक्कत हुई, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जब खबर आई कि नहीं वो नहीं रहे हमारे बीच, तो अचानक से ये होता था कि सांस लेने में दिक्कत होती थी, इसके बाद हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते मौत हो जाती थी। तो ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, इसमें जो अभी तक मामले सामने आए हैं उसमें क्या अध्ययन में क्या पाया गया है, यहाँ पर क्या दिक्कतें आती हैं? जैसे हमने सेकंड वेव में देखा था कि ऑक्सीजन यानी सांस लेने में तकलीफ बहुत ज्यादा होती थी और यहाँ तक कि लोगों की मौत हो जाती थी और मौत का आंकड़ा काफी बढ़ गया था। तो इस बार जो ये नया वेरिएंट है, इसमें किस तरीके के लक्षण है और क्या दिक्कतें आ रही है, क्या आप लोग ट्रीटमेंट देते हैं? देखिए, अभी तो बेसिक ट्रीटमेंट ही, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दिया जा रहा है, जैसे डॉक्टर साहब आपको ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। हाँ। क्योंकि वहां पे केसेस ट्रीट किए जा रहे हैं। बाकी ओमिक्रॉन के केसेस हर जगह भी नहीं है, दिल्ली में तो खाली LNJP एडमिट हो रहे हैं। लेकिन ये लोग ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, 7 दिन के अंदर निगेटिव भी हो जाते हैं। हाँ। तो बहुत नहीं हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका इंग्लैंड में जो लोग हुए हैं उनमें डायबिटीज थी या कोई कोमॉर्बिडिटीज वगैरह थी, 50 से ऊपर थे, कोई भी 50 से नीचे का नहीं अभी तक गया है, एक्सपायर नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन उन लोगों में कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हो गए। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा जी कि देखिए, जब किसी की जान जाती है वो एक परिवार का सदस्य होता है, परिवार का या तो करता धरता है, उसी का मालिक है, जो पूरा घर उस पर डिपेंड करता है। तो लोगों को वो ध्यान रखना चाहिए कि आप डाटा के चक्कर में न पड़े, जनता को या दर्शकों को डाटा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि सीरियस नहीं है तो हम चले जाएं। कब किसको क्या हो जाएगा ये हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है। अभी ये डेवलपिंग स्टोरी एक तरीके से कहा जाए तो इवॉल्विंग है, किसी को नहीं पता किसको क्या हो जाएगा। जैसे इंग्लैंड में करीब 10-12 लोग एक्सपायर हुए सबसे ज्यादा, अमेरिका में भी पहला केस हो चुका है। लेकिन ये सभी लोग ऐसे थे जिनमें और बीमारियां भी थी। अब किस बीमारी को किस तरह से इसने हैंडल किया, किस तरह से अफेक्ट किया, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी इस पर रिसर्च चल रही है। हाँ, ठीक है। डॉक्टर रंजन कुमार, यही सवाल आपसे भी मेरा रहेगा कि जो पिछले दौर में हमने देखा था कि अचानक से सांस लेने में तकलीफ होती थी और हॉस्पिटल पहुंचो 1 या 2 दिन में और उनके न रहने की खबर आती थी। अभी ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, जिसका इलाज आप लोग कर भी रहे हैं, तो इसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी? एक्टिवली तो
एक्टिव केस ओमिक्रॉन के अभी तक तो नहीं आए हैं, जहां तक हम लोगों ने देखा गिने चुने केसेस हैं नोएडा में तो कहीं है। हम लोग के पास अभी ओमिक्रॉन का कोई वेरिएंट अभी तक नहीं आया है। अच्छा, तो अभी जो बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट अगर कुछ ऐसा आता भी है तो हम तो जो बेसिक गाइडलाइंस हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, और टेस्ट की जानकारी अगर जेनोम सीक्वेंस के बाद अगर ओमिक्रॉन आता है तो उनको आइसोलेशन में रख के उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्राइमरी लेवल पे तो बेसिक ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के जो ट्रीटमेंट होते हैं वही दिया जाता है। और अभी तक उतने केसेस ऐसे नहीं आए हैं, जितना बहुत कम केसेस हैं, लेकिन ये अगर बढ़ेंगे तो फिर हम लोगों को काफी उनका मुकाबला करना पड़ेगा डटकर, और सब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, पब्लिक को भी और सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी। और ऐसे में नमित केंद्र और दिल्ली सरकार की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है इससे निपटने के लिए? देखिए अंजनी, दिल्ली सरकार ने जो अभी जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें यही है कि दिल्ली के अंदर जो बार है, रेस्टोरेंट हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वहां पर केवल 50% लोगों को ही अनुमति मिलेगी। इसके अलावा जो बैंक्वेट हॉल हैं वहां पर 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। साथ ही शादी हो या अंतिम संस्कार हो, वहां पर भी जो पहले संख्या थी उसको अब घटा दिया गया है। और आज जो 11 बजे समीक्षा बैठक है वो कुछ देर के बाद ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। उसके बाद भी जो है कुछ नए जो नियम हैं वो दिल्ली के अंदर लागू किए जा सकते हैं। जैसे दिल्ली के जो बड़े बाजार हैं, सरोजनी नगर की बात करें, कमला नगर की बात करें, ये ऐसे कुछ बड़े बाजार है, चांदनी चौक है, जहां पर लोग अब लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उन बाजारों के ऊपर भी जो है कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं, क्योंकि अब केंद्र सरकार की तरफ से जो एक निर्देश दिए गए हैं राज्यों को कि आप अपने अनुसार डिसाइड कीजिए। यानी कि दिल्ली के अंदर बात करें तो फिलहाल 183 कंटेनमेंट जोन है, और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ेगी हम उसको कंटेनमेंट जोन के अंदर तब्दील कर देंगे। तो दिल्ली के अंदर लगातार जो कंटेनमेंट जोन है वो बढ़ते जा रहे हैं। 12 दिसंबर की बात करें तो 123 कंटेनमेंट जोन थे। कोरोना की रफ्तार आप इसी से समझिए अंजनी कि मौजूदा समय में दिल्ली के अंदर 183 कंटेनमेंट जोन है, यानी कि जो कंटेनमेंट जोन है उनमें 45% की जो वृद्धि है वो हुई है। तो आप देखिए कि कोरोना के केसेस तो बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है वो दिल्ली के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली के अंदर अच्छा, इसी में एक सवाल और शुभम, एक सवाल और नमित, इसके बाद शुभम के पास जाएंगे। नमित, जो सेकेंड वेव में हमने देखा था कि बेड कम पड़ गए थे, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उससे निपटने के लिए अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा कि हमारी तैयारियां हैं। तो क्या उनकी तैयारियां अगर ऐसे हालात बनते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि वीके पॉल साहब जो नीति आयोग के सदस्य हैं उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो फरवरी तक करीब 1 लाख से ऊपर, यानी उन्होंने 10 लाख तक की संभावना जताई थी कि ऐसे मामले आएंगे। उन हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार कितनी तैयार? था अंजनी की दिल्ली के अंदर जो कोविड की सेकंड वेव आई थी, उसके बाद दिल्ली सरकार ने जो है उससे एक सबक लिया था। और अभी मौजूदा समय की बात करें तो पहले केवल एलएनजेपी अस्पताल था जहां पर ओमिक्रॉन का इलाज हो रहा था। अब जो है दिल्ली के अंदर इसके अलावा 4 और अस्पताल हैं, जिसमें सर गंगाराम है, मैक्स है, फोर्टिस है, और बत्रा हॉस्पिटल भी है जहां पर ओमिक्रॉन का इलाज हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से जो कोविड के दौरान आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, अब उन वार्ड को फिर दोबारा से बनाया जा रहा है ओमिक्रॉन के केसेस के लिए अगर बढ़ते हैं। रामलीला मैदान में जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 500 बेड का जो है एक एडवांस हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, मिनी हॉस्पिटल। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी जो है जो आइसोलेशन वार्ड पहले बनाए गए थे जो कि बंद हो गए थे, फिर दोबारा से उनको शुरू किया जा रहा है। ठीक है शुभम, महाराष्ट्र में हमने देखा था हाहाकार मच गई थी सेकेंड वेव में। अब ऐसे में जो नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल साहब ने कहा है कि अगर ये हालात रहे तो फरवरी में 1 लाख से 10 लाख तक मामले प्रतिदिन आ सकते हैं, और महाराष्ट्र में हमने देखा था कि आंकड़े वहां तक पहुंचे थे। तो इन हालात से निपटने के लिए महाराष्ट्र में क्या तैयारियां हैं? कितने ओमिक्रॉन के लिए अलग से हॉस्पिटल बनाए गए, क्या व्यवस्था वहां की गई है? देखिए, जिस तरह से दूसरी लहर में कोरोना ने महाराष्ट्र और मुंबई में तबाही मचाई थी, वैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है आगामी कुछ दिनों में ना हो जाए या कोरोना की तीसरी लहर में ना हो जाए, इस वजह से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कमर तो कस ली थी। जो भी क्वारंटीन सेंटर जो बंद हुए थे उन्हें फिर से शुरू कर दिए। ऑक्सीजन की जो कमी और जो किल्लत हमें दूसरी लहर में देखने को मिली उसकी आपूर्ति कर दी गई है। हालांकि इस दिनों महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत खुद खराब है, इस वजह से वो कुछ और बड़े डिसीजन जो है नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो आने वाले समय में मुंबई वासियों और महाराष्ट्र के जो प्रदेशवासी है उनके ऊपर कुछ पाबंदियां जो है थोप से डाल दी जा सकती है, क्योंकि तेजी से पैर पसाकर कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन जो है वो दोनों एक साथ बढ़ रहा है। तो इस वजह से
उद्धव ठाकरे के सामने अब चुनौती है कि किस तरह से प्रदेशवासियों और महाराष्ट्र वासियों को बचाया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से पहले दूसरी लहर में जो तबाही महाराष्ट्र और मुंबई में मचाई थी, उसको लेकर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। विपक्ष महाराष्ट्र सरकार को फेलियर बता रहा था। इस वजह से उद्धव ठाकरे सरकार जो महाविकास आघाड़ी सरकार है अभी से कमर कस ली है, लेकिन आगामी कुछ दिनों में कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ और नए जो है नियम है वो लागू की जा सकती है। जी ठीक है डॉक्टर रंजन कुमार, इस दौर में हमने यही देखा था कि कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा आप डॉक्टर लोग थे और आप लोगों को आज पूरा देश उस वक्त नमन कर रहा था और आज भी कर रहा। ऐसे में आप लोग, हमारा स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है? जैसे ही ओमिक्रॉन की न्यूज आनी शुरू हो गई थी तो सारे हॉस्पिटल्स, दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट, अपने लेवल पे सारे अपनी सारी तैयारियां पूरी करना स्टार्ट कर दी हैं और सब लोग पूरी तरह तैयार हैं। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अगर ये ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते भी हैं तो सेकेंड वेव की तरह, जिस तरह से कई हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, चलिए सर, कमी थी, समय हमारे पास इतना ही है और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, आप लोगों ने जिस तरीके से जान पे खेल के लोगों की जान बचाई थी, पूरा देश आप लोगों को नमन कर रहा था। एक बार फिर से आप लोग तैयार रहें और जो हमारे 130 करोड़ भाई बहन हैं, आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आपने डबल डोज लगवा लिया तो इसका मतलब आप अमर नहीं हो गए हैं। आपको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा, क्योंकि अब सतर्कता ही बचाव है, क्योंकि ये कोरोना से भी ज्यादा संक्रामक है, खतरनाक है। और इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के पांडे जी आपका, डॉक्टर रंजन जी आपका, नमित और शुभम, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।